जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। आज का जो टेस्ट सीरीज होने वाला है दोस्तों, ये केमे क्रम का है, 30वां नंबर है। ठीक है, तो आइए इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। 30 नंबर सेशन को डीएलएड ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण ये सेट प्रैक्टिस। देखिए, आज का जो टेस्ट नंबर होने वाला है हम लोग का 30 नंबर, ये मॉडल प्रैक्टिस 15 नंबर है। ठीक है, जिसमें 120 क्वेश्चनें रहेंगी। तो आइए इस सेट प्रैक्टिस को हम लोग लगाते हैं और देखते हैं कि अपना स्कोर क्या रहता है। अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट ऑनलाइन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट किया जाए और बताएं दोस्तों आपको कि ऑल सब्जेक्ट का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऑल ईयर का मैंने मैराथन क्लासेस स्टार्ट कर दिया है, उसे जरूर से जरूर देखिए। ठीक है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, वहां से देखिए। द प्लेटफॉर्म का मैंने करा दिया है जीके जीएस का, यूनिक पब्लिकेशन का जीके जीएस मैंने करा दिया, हिंदी भी करा दिया। अब जो है दोस्तों इंग्लिश आने वाली है जल्दी ही, और मैथ्स भी जल्दी ही आने वाली है। मैथ्स और रीजनिंग, ये 3 सब्जेक्टें जल्दी ही आने वाली है। ठीक है, तो आइए इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देख रहे हैं दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर जो है हम लोग का 15 नंबर, जिसमें पहला सेक्शन हम लोग का बनता है सामान्य हिंदी का। तो आइए सामान्य हिंदी को हम लोग कवर करते हैं। इसमें पहला प्रश्न क्या बनता है सामान्य हिंदी में। देखिए, पहला प्रश्न है सामान्य हिंदी में कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो मुंह फुलाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मुंह फुलाना, उसका मतलब होता है क्या दोस्तों, यहाँ पे आंसर होगा अप्रसन्न होना, है ना। अगला प्रश्न देखिए कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। देखिए सेंटेंस पढ़ते हैं। हमारे प्रदेश का सबसे पुरानी और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो इसमें गलत क्या है हमारा, सबसे पुरानी। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, सबसे पुराना होगा, ना कि पुरानी, है ना, सबसे पुराना। आंसर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए कि किस लेखक या लेखिका को उसके केवल एक ही रचना ने उसे हिंदी कथा साहित्य के इतिहास में अमर कर दिया है। तो वह कौन है। आंसर बनेगा यहाँ पे बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आंसर यहाँ पे बनेगा बी। अगला प्रश्न देखिए, आ जन्म में कौन सा समास है। आ जन्म में कौन सा समास है। तो आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन ए, अव्ययी भाव समास है इसमें। अगला देखिए, तुलसी कृत में कौन सा समास है। तुलसी कृत में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास है। आंसर बनेगा बी, तत्पुरुष। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मेघ का पर्यायवाची इंगित हमें करना है। मेघ का पर्यायवाची क्या होगा, पयोद होगा। मेघ का क्या होगा, पयोद होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है हमारा कि मैं कुछ का कुछ लिख दिया हूं मैं किस संबंधी जो है अशुद्धियां हैं, ये बताना हमें कौन सी इसमें गलत है। तो कौन सा अशुद्धियां है इसमें। आंसर बनेगा हमारा डी, कारक की अशुद्धियां हैं। आंसर क्या बनेगा यहाँ पे डी, मैं कुछ का कुछ लिख दिया हूं, है ना। यहाँ कारक संबंधी अशुद्धियां हैं, अतः जो शुद्ध रूप होगा वो क्या होगा, मैं कुछ से कुछ लिख दिया हूं, है ना। कुछ का कुछ नहीं, कुछ से, यानी ये का है क्या, कारक है। तो आंसर हमारा डी बना। अगला प्रश्न देखिए कि पाप कटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। पाप कटना मुहावरे का अर्थ होता है पीछा छूटना। आंसर बनेगा ये। अगला प्रश्न देखते हैं, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय ये खाए बैराय नरवे पाए बैराय में कौन सा अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार आएगा, यमक अलंकार आएगा। ऑप्शन बनेगा सी। यहाँ पे कनक शब्द जो है दोस्तों कितना बार आया है, वह 2 बार आए हुए, है ना। तो इस कारण हम लोग क्या कहेंगे, पहले कनक का अर्थ क्या है, यहाँ पे धतूरा है, और दूसरे कनक का मतलब है सोना। तो यहाँ पे दोनों कनक का अर्थ अलग अलग हो रहा है, इस कारण हम इसे यमक अलंकार कहेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस के प्रसंग कंकन किंकनी नुपुर धुनी सुनी डैश में कौन सा रस है। इसमें कौन सा रस है। आंसर बनेगा यहाँ पे सिंगार रस। आंसर क्या होगा सी। ये कंकन किंकनी नूपुर धुनी सुनी में जो सिंगार रस है, यह पंक्ति तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है, रामचरितमानस से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, कंकन मतलब हाथों के कड़े जो हैं, करधनी और पाए जैसे जो शब्द सुनकर राम की हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं क्या कि यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी हो। अगला प्रश्न देखिए। अगला है कि मसी कागद छुयो नहीं कलम गही नहीं हाथ
दी गई पंक्ति में रचयिता का नाम चुनना है हमें। तो नाम कौन सा होगा? कबीरदास। आंसर बनेगा हम लोग का बी। कबीरदास का पुस्तक कौन है? बीजक है ना। अगला प्रश्न देखिए, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। दी गई पंक्ति के रचयिता का नाम हमें बताना है। कौन है रचयिता? तो आर रामचंद्र शुक्ल है। आंसर सी बनेगा यहाँ पे हम लोग का। अगला प्रश्न देखिए, कि पट पित मानहु तरित रुचि सुचि नमो जनक सुतावर काव्य पंक्ति में निरूपित अलंकार को हमें चुनना है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? उपमा अलंकार आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सुन जिए सत असीस हमारी पूजहि मन कामना तुम्हारी। उपयुक्त छंद किस प्रकार के हैं? किस प्रकार के छंद है इसमें? तो आंसर बनेगा हमारा ए, चौपाई है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कि वाम अंग शिव शोभित शिवा उदार शरद सुवारिद में जनु तरित विहार। उपयुक्त छंद किस प्रकार के हैं? यह किस प्रकार के छंद है? तो आंसर बनेगा हमारा ए, वैरव। आंसर बनेगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं, कीलक अरे मैं नह निहारू इन दांतों पर मोती वारू। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? कौन सा रस है? इसमें है वत्सल्य रस। आंसर बी होगा। अगला देखिए, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार आएगा? यमक अलंकार आएगा। आंसर बनेगा डी। अगला प्रश्न देखिए, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? उल्लेख अलंकार है इसमें। आंसर ए बनेगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक व्यंग लेखक है। कौन व्यंग लेखक है इसमें? तो आंसर बनेगा डी, हरिशंकर परसाई है। आंसर डी बनेगा। अगला देखिए, चंपू किसे कहा जाता है? चंपू किसे कहा जाता है? तो गद्य पद मिश्रित रचनाओं को कहते हैं चंपू। आंसर सी बनेगा। अगला देखिए, द्रुत विलंबित और मानिली छंद किस प्रकार के हैं? मानिली किस प्रकार के छंद है? तो आंसर बनेगा हमारा ए, वर्णिक वृत्त है। आंसर ए बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, दोहा किस प्रकार का छंद है? दोहा किस प्रकार का छंद है? अर्धसम छंद है। आंसर सी बनेगा। अगला देखिए, उसका भाई व्यापारी है। उपयुक्त वाक्य में विधेय है। कौन सा विधेय है इसमें? आंसर बनेगा सी, यहाँ पे व्यापारी है। आंसर हमारा यहाँ पे सी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, उसका भाई व्यापारी है। उपयुक्त वाक्य में जो है व्यापारी है, विधेय है तथा उसका भाई क्या है? उद्देश्य है ना। अगला प्रश्न देखिए, अवला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी आंचल में है दूध और आंखों में पानी। प्रस्तुत कविता में शब्द शक्ति है। कौन सा शब्द शक्ति है? तो आंसर बनेगा बी, व्यंजना है। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। गद्यांश दिया हुआ है, उसका धर्म है कि वह स्वयं जिए और दूसरे को भी जीने दे। वह अपने सुख दुख के साथ दूसरे के सुख दुख की ओर ध्यान दे। अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरे के हित की भी सोचे। अपना स्वार्थ सिद्ध करना मानवता नहीं है, परहित ही सच्ची मानवता है। यही सच्चा धर्म है। मनुष्य अपना क्षमता या सामर्थ्य के अनुसार परहित कर सकता है। वह मन से, तन से, धन से या अथवा तीनों से वह दूसरों की भलाई कर सकता है। दूसरों के प्रति सच्ची सहानुभूति रखना ही परहित है। किसी को संकट से बचाना, किसी को कुमार्ग से हटाना, किसी दुखी को, निराश व्यक्ति को सांत्वना देना परहित के ही अंतर्गत आता है। भगवान राम ने ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा डालने वाले राक्षसों का संहार किया। ईसा मसीह ने लोगों का उत्थान किया। सम्राट अशोक ने स्थान स्थान पर कुएं, तालाब आदि खुदवा कर जनता का उपकार किया। यही मानवता का प्रमुख धर्म है। सामाजिक शब्द का प्रत्यय क्या है? सामाजिक जो है शब्द का प्रत्यय इसमें क्या है? तो आंसर क्या बनेगा हमारा? इक इसमें प्रत्यय। अगला सेक्शन आता है जनरल इंग्लिश का। इसमें प्रश्न बनता है हमारा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट
सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज। तो देखते हैं फ्रेज, अ टेंगलेड मास इन समथिंग सच एज हेयर और होल। आंसर बनेगा क्या हमारा? आंसर बनेगा नॉट। यहाँ पे बनेगा आंसर नॉट होगा। नॉट मतलब होता है यहाँ पे गांठ, गांठ बांधना, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम या फ्रेज। देखिए हमारा फ्रेज क्या है, बाय द स्किन, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। इसका मतलब होता है क्या है? इसका मीन्स होता है बहुत कम अंतर से, है ना। तो आंसर हमारा बनेगा, राइट आंसर इसमें डी होगा। अ वेरी नैरो मार्जिन, आंसर डी बनेगा। अगला प्रश्न है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज। तो आइए पढ़ते हैं सेंटेंस क्या है, रिलेशन टू और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल और द अंडरवर्ल्ड। आंसर बनेगा क्या हमारा, इनफर्नल। इनफर्नल यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है, द डैश चूजन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑफिस इज इन द हार्ट ऑफ द लोकेलिटी। आंसर बनेगा क्या हमारा यहाँ पे, आंसर बनेगा साइट। द साइट चूजन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑफिस इज इन द हार्ट ऑफ द लोकेलिटी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस हमारा है क्या, यू कैन सी वेस्ट वैलीज स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस। आंसर बनेगा क्या हमारा इसका, आंसर बन जाएगा, राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन डी। वेस्ट वैली कैन बी सीन स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस। आंसर डी होगा। अगला प्रश्न की, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। सेंटेंस हमारा, द क्रेज ऑफ टेकिंग सेल्फीज हैज ओनली इंक्रीज्ड आवर डैश विथ आवर ओन इमेज। आंसर बनेगा हमारा ओबेसन। आंसर यहाँ पे पी बनेगा, ओबेसन विथ यहाँ पे भरा जाए मतलब केवल एक चीज या व्यक्ति के बारे में सोचने की अवस्था। अगला प्रश्न देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म द गिवन सेंटेंस। हमारा सेंटेंस क्या है, आई एम गोइंग टू वॉक टू द मार्केट टू चेक विथ शॉप्स आर ओपन सेड अनंत। तो आंसर बनेगा क्या हमारा, आंसर बनेगा हमारा, अनंत सेड दैट ही वॉज गोइंग टू वॉक टू द मार्केट टू चेक विच शॉप्स वेयर ओपन। आंसर डी बने। अगला प्रश्न है, सिलेक्ट द ऑप्शन विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। सेंटेंस है, सो स्मॉल और अनइम्पॉर्टेंट एज टू बी नॉट वर्थ कंसिडरिंग। आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, निग्लेजिबल यानी जिसका कोई महत्व ना हो। आंसर बी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, द मार्क, ये जो मार्क है इसे क्या बोलेंगे, इस मार्क्स को क्या बोलेंगे हम, तो आंसर बनेगा यहाँ पे डी। इसे बोलेंगे हम लोग क्वाटेशन मार्क और इन्वर्टेड कॉमाज। हम लोग इन्वर्टेड कॉमाज के नाम से ज़्यादा जानते हैं, इसको क्वेश्चन मार्क्स भी बोल सकते हैं, क्वाटेशन मार्क्स बोलेंगे, है ना। क्वेश्चन मार्क तो ये होती है, क्वाटेशन मार्क्स बोलेंगे इसे। अगला प्रश्न देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस है हमारा, द थीप वॉज टेकन टू द पुलिस स्टेशन बट द डैश रिवेल्ड नॉथिंग। आंसर बनेगा हमारा इंट्रोगेशन। आंसर बनेगा इंट्रोगेशन यानी पूछताछ। इंट्रोगेशन मतलब द थीप वॉज टेकन टू द पुलिस स्टेशन बट द इंट्रोगेशन रिवेल्ड नथिंग। अगला प्रश्न देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस है हमारा, यू शुड पे अ लिटिल मोर अटेंशन टू योर डैश। आंसर बनेगा एप्रियंस। आंसर सी बनेगा एप्रियंस। अगला प्रश्न देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस है, वी मस्ट प्लांट एंड डैश एट लीस्ट वन ट्री एवरी ईयर। आंसर बनेगा हमारा सी नेचर बनेगा। यहाँ पे आंसर नेचर होगा, पौधे की देखभाल और रक्षा करना, पालन करना, पोषण करना। अगला प्रश्न देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस है, एवरी नाइट
डैश गोइंग टू बेड, ही थैंक्ड गॉड फॉर हिज गिफ्ट। आंसर बनेगा हमारा बिफोर, आंसर डी बनेगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस है हमारा, सेंटेंस पढ़ते हैं। द डैश हैज क्रिएटेड अ हैवोक इन द होल वर्ल्ड। आंसर बनेगा हमारा पैंडेमिक, आंसर क्या बनेगा सी, पैंडेमिक होगा। अगला प्रश्न देखिए। चूज द नॉन फाइनाइट वर्ब्स इन अ गिवन सेंटेंस। सेंटेंस के हमारा क्लाइंबिंग अ ट्री टू प्लक मैंगोज इज अ ट्रायलिंग एक्सपीरियंस। आंसर बनेगा हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी, क्लाइंबिंग, टू प्लक और थ्रिलिंग। ये क्या है, तीनों हमारा नॉन फाइनाइट्स वर्ब्स है। अगला प्रश्न देखते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ वर्ब इज अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस देखते हैं यहाँ पे, जो फेच है इसे हमें बताना है। जो अंडरलाइन वर्ड है ये गिवन सेंटेंस दिया हुआ है। सी वेंट टू फेच वाटर फ्रॉम द गोल्डन स्प्रिंग। आंसर बनेगा क्या हमारा, आंसर बनेगा नॉन फाइनाइट वर्ब्स एंड इन्फिनेटिव। आंसर डी बनेगा यहाँ पे। ये फिच जो है नॉन फाइनाइट वर्ब्स भी है और एक इन्फिनेटिव भी है। अगला प्रश्न देखिए। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। क्या है सेंटेंस, अ फ्यू बॉयज डैश कम, अ फ्यू बॉयज डैश कम। तो आंसर बनेगा क्या हमारा, हैव कम, आंसर सी होगा। अगला देखिए। चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, आई ऑलवेज टुक माई अम्ब्रेला इफ इट डैश। आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, आंसर बनेगा रेंड, आंसर सी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। सेंटेंस क्या है, हिज अंकल सेड टू हिम आई हैव बाउट अ न्यू बाइसिकल फॉर यू टूडे। तो आंसर हमारा क्या बनना चाहिए इसमें, आंसर बनेगा हिज अंकल टोल्ड हिम दैट ही हैड बाउट अ न्यू बाइसिकल फॉर हिम दैट डे। आंसर बनेगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। सेंटेंस क्या है, अगस्त कम्स डैश जुलाई। आंसर बनेगा आफ्टर जुलाई, आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सेक्शन हम लोग का आता है गणित का। तो गणित में देखिए पहला प्रश्न क्या बनता है कि निम्न में कौन सही है हमें बताना है। यहाँ पे देखिए सभी इक्वेशन दे रखा है कि इसे आप सॉल्व करिएगा तो ये आएगा, इसे सॉल्व करिए तो ये, तो इसे में बताना है कि ये सब सॉल्व करके देखिए कि क्या LHS से हमारा RHS आ रहा है कि नहीं। तो आइए हम लोग देखते हैं, कोई भी ऑप्शन एक उठाकर देखते हैं, ठीक है ना। पहला ही हम ऑप्शन उठाते हैं और इसे बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये a है मेरा 4x, ठीक है, यहाँ पे 4y, तो ये तो दोनों अलग हो, इसे मल्टीप्लाई ही करिए, ठीक है ना। हमने सोचा था ये दोनों इक्वल है, नहीं, यहाँ पे दोनों अलग अलग है तो इसे हमें मल्टीप्लाई करना है था। तो इसको आपको करना होगा इस दोनों से, ठीक है, फिर इस वाले को करना होगा इस दोनों से ही। तो ठीक है, मल्टीप्लाई करिए। यहाँ पे 4x को आप 5x में कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 20 आएगा ना, 20, 4 5 जा 20, और x में कीजिएगा तो x स्क्वायर, और इसके आगे क्या है माइनस है तो माइनस यहाँ पे डालिए, 4 4 जा 16, और x और y है तो x और y डालिए। तो देखिए हमारा 20x स्क्वायर माइनस 16xy, देखिए इसमें आ रहा है क्या, हमारे पास तो आ गया अभी पास 20x स्क्वायर, पहला तो मैच कर रहा है अभी, और आगे देखते हैं अभी इसकी बारी। 5y और 5x में मल्टीप्लाई करिए, प्लस की सिंबल है प्लस, तो 25xy हो जाएगी, ठीक, और यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस, यानी माइनस होगी, 4 5 जा 20y स्क्वायर हो जाएगी, ठीक। तो y स्क्वायर माइनस में है हमारा और एक्स स्क्वायर प्लस में हमारा, ये दोनों तो मैच कर रहा है। अब देखिए ये 16 माइनस में है और ये 25 प्लस में है, तो हम 25 में से 16 को घटा देंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा, 9xy होगा, वो क्या में प्लस में आएगा। तो आंसर हमारा क्या बना, 20x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 20y स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए ही सही है हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि एक वयस्क के टिकट का मूल्य जो है 1200 रुपये है और एक बच्चे के टिकट का मूल्य 800 रुपये है। दो वयस्क के साथ एक बच्चा निःशुल्क जा सकता है, फ्री में जा सकता है। यदि एक समूह में 25 वयस्क और 5 बच्चे, तो उस समूह के कितनी छूट मिलेगी हमें बताना है। तो आइए उस छूट को हम लोग निकालते हैं कि कितना छूट मिलने वाली है। तो 25 वयस्क जो है, 25 आदमी के साथ जो है 5 बच्चा निःशुल्क जा सकता है, तो कुल बचत कितना होगा, तो 5 गुने जो बच्चों का टिकट का मूल्य है वो कितना है 800,
8 5 जा 40 और 2 टाइम्स 0 है, यानी 4000 रुपया की क्या होगा होती है, कुल बचत होती है इनको, है ना, क्योंकि 5 बच्चे फ्री में जा सकते हैं 25 आदमियों के साथ। अब कुल टिकट की लागत जो है वो हम देखते हैं। तो कुल टिकट की लागत कितनी है हमारे पास, टोटल 25 व्यक्ति जा रहे हैं, गुन्ने 1200, क्योंकि एक व्यक्ति का 1200 लग रहा है, तो 25 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस कर देंगे हम कितना को, तो इस वाले को प्लस कर देंगे, प्लस 4000, क्योंकि इसी के साथ जा रहे हैं, ये तो फ्री में जा रहे हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो आपके पास आ जाएगा 30,000 और प्लस ये 4000, यानी कितना आ गया 34,000 रुपया। ये आपका आ गया कुल टिकट लागत, ठीक है। 34,000 आ गया, हमें बचत निकालना है, तो बचत कितना 4,000 ना हुआ है, किस पे हुआ है 34,000 पे हुआ है, 34,000 लिखिए और गुन्ने 100, बस इसे हटाइए, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, इसको काटिए, आपके पास आ जाएगा 11.76%। तो ऑप्शन कौन सी बन रही हमारी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, एक समानांतर श्रेणी में यदि 9 पांचवा पद है, -26 12वां पद है, तो -6 कौन सा पद होगा हमें बताना है। तो आइए इसको निकाल के देखते हैं कौन सा पद आएगा ये -6। देखिए यहाँ पे दिया हुआ हमारे पास कि T5 A + 5 - 1 इंटू डी लिख सकते हैं, क्योंकि एन का वैल्यू हम 5 मान लेते हैं, ठीक है। तो एन का वैल्यू 9 दिया हुआ है, पांचवा पद A + 5 - 1 इंटू डी होगा। तो इसे सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास, A प्लस इसमें से घटाइएगा 4, यानी 4D = 9। इसे हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब इक्वेशन 2 के लिए हम क्या करेंगे कि T12 मतलब 12 जब पद लेते हैं, A + 12 - 1 इंटू डी होगा, 12 में से एक तो 11D प्लस ए तो ये रहेगा ही इक्वल, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ -26, ठीक है। -26 है, यानी आपके पास सेकेंड इक्वेशन क्या आ गया, सेकेंड इक्वेशन आ गया आपके पास A + 11D = -26 आ जाएगा। ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया। अब समीकरण एक में से दूसरा को घटा लेते हैं। तो एक मेरा क्या था कि A + 4D था ना, = 9 था। चलिए इसमें से घटा लेते हैं, तो घटाइएगा तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो इसको इसे काट सकते हैं प्लस माइनस। अब ये प्लस और माइनस, यानी कि 4 में से 11 गया तो 7D माइनस में आएगा, क्योंकि इसका वैल्यू बराबर। अब देखिए ये 9 और 26 को ऐड करिएगा तो आपके पास 35 आ जाएगा। तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, -5 में आ जाएगा। डी का वैल्यू -5 आ गया। अब जो है हम कोई भी इक्वेशन या तो 1 ले या तो 2, दोनों में कोई भी डी का वैल्यू रख सकते हैं हम लोग। तो आइए डी का वैल्यू रखते हैं, वहाँ से हम ए निकाल लेंगे, ठीक है। कोई भी इक्वेशन हम लेते हैं यहाँ पे, ए प्लस पहला ही लेते हैं, ए + 4D = 9 है। तो ए प्लस डी का वैल्यू हमारे पास क्या है -5, तो -5 यहाँ पे रखते हैं डी के वैल्यू, 5 4 जा 20, यानी -20 हो जाएगा, ठीक है। ये -20 = 9, ये -20 इधर आएगा तो प्लस में, यानी ए का वैल्यू कितना आ गया 29 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, क्या आ गया है, डी का वैल्यू -5, ए का वैल्यू 29 आ चुका है। अब हमें चाहिए एन की वैल्यू, तो एन की वैल्यू सिंपल में निकाल सकते हैं हम, Tn = A + n - 1 इंटू डी। ए और डी का वैल्यू पता हो गया, तो -6वां पद हमें पता करना था, तो -6 = ए की वैल्यू 29 प्लस एन हमें नहीं पता, -1 इंटू डी कितनी है हमारा -5, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -6 = 29 - 5n + 5 हो जाएगी, क्योंकि माइनस माइनस करेंगे तो प्लस आ जाएगा, ठीक। अब ये हमारे पास नंबर, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, यहाँ पे मेरा अल्फ़ाबेट है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको और इसको ऐड करते हैं, कितनी हो जाएगी, ये हमारा 34, 34 में 34 जो इधर माइनस में हमारा इधर आ जाएगा, तो ये भी माइनस में आ जाएगा, ठीक है। 34 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 34 और यहाँ पे 6 माइनस माइनस प्लस, यानी 40 हो जाएंगे। तो यहाँ पे -40 = यहाँ -5D, 5 से काटिए 8 टाइम्स में, ये तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। डी का वैल्यू आ जाएगा आपके पास, एन का वैल्यू, डी बोल रहे हैं यहाँ पे एन था ना, तो एन का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 8। तो हमें एन का ही तो वैल्यू निकालना था, मतलब -6वां पद जो है वो कौन सा होगा, तो 8वां पद होगा। आंसर जो बनेगा हमारा ऑप्शन बी आ जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखिए कि दिया क्या गया हमारा, त्रिभुज PQR में एस और टी क्रमशः भुजा PQ और PR पर स्थित बिंदु है।
एस टी क्यू आर के समानांतर है। यदि एस पी क्यू को 1:5 के अनुपात में विभाजित करती है और क्यू आर की लंबाई 15 सेंटीमीटर है तो एस टी को ज्ञात हमें करना है। तो आइए एस टी को हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे एक त्रिभुज दिया हुआ है, इसे हमने बांट दिया एस टी से, ठीक है। इसका नाम है पी, इसका नाम है क्यू और इसका नाम है आर। इसका वैल्यू 15 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक का 5 सेंटीमीटर दिया है, ये 1 सेंटीमीटर दिया है ना। तो एस टी जो है पैरेलल किसके है, क्यू आर के है। एस टी जो है समानांतर क्यू आर के है और यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल और एक यहाँ पे दूसरे। एस टी पैरेलल क्यू आर है, ठीक है, मतलब ये एक दूसरे के क्या है, समानांतर है, क्यू आर और एस टी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि ये जो त्रिभुज है हमारा पी एस टी और पी क्यू आर एक दूसरे के क्या है, समरूप है। तो यहाँ पे जब समरूप दिया हुआ है हमारे पास तो हम ऐसे नहीं लिख सकते कि पी एस बट्टा पी क्यू इक्वल एस टी बट्टा क्यू आर, बिल्कुल लिखेंगे। तो यहाँ पे हम इसका वैल्यू रखते हैं, पी एस का वैल्यू 1 प्लस, यहाँ पे देखिए हमने पी एस और पी क्यू का वैल्यू रख दिया, एस टी तो हमें निकालना ही है और क्यू आर का वैल्यू 15 दिया हुआ है। अब इसे क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये 5 और 1 6 हो जाएगा, 1/6 इक्वल एस टी बाई 15। मल्टीपल करिए, ये इससे मल्टीपल और ये इससे मल्टीपल, तो एस टी 6 एस टी इक्वल 15 हो जाएगा। यानी एस टी का जो वैल्यू आएगा आपके पास कितना आएगा, 15/6। इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करिएगा तो 2 पॉइंट आपके पास 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्या एस टी 2.5, ऑप्शन नंबर हमारा बनेगा राइट आंसर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरे और तीसरे वर्ष प्राप्त होने वाली राशि क्रमानुसार 16,854, 17,865.24 रुपया हो तो ब्याज दर क्या होगी, ये हमें बताना है। तो ये ब्याज की दर निकाल लेते हैं। यहाँ पे दिया है दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तीसरे वर्ष के लिए मूलधन हो जाता है, तो तीसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा, तीसरे वर्ष का ब्याज होगा हमारा 17,865.24 माइनस 16,854, इसको घटाइए तो कितना आ जाएगा आपके पास, 1,011.24 रुपया आ जाएगा। रेट दर बराबर हमारा हो जाएगा ब्याज, यानी एस आई इंटू 100 बाई प्रिंसिपल गुन्ने टाइम, ये हो जाएगा। तो इस सब का वैल्यू रखते हैं हम लोग। हमारे पास एस आई कितना आया है, तो एस आई आया है 1011, 1011 गुने 100, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, तो हमारा 16,854 हो जाएगा ये वाला, और टाइम तो दिया हुआ है 1 साल। तो आइए निकालते हैं रेट कितना आ रहा है, 10,111.24 गुने 100 बट्टा 16,854 और गुने 1, काटिए इसको, काटिएगा तो आपके पास आ जाएगा 6%। तो हमारा रेट कितना निकला, 6%। आंसर आपके पास बनेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं कि त्रिभुज ABC में माध्यिका AD 8 सेंटीमीटर और CB 16 सेंटीमीटर, कोण CAB का माप क्या होगा हमें बताना है। तो ये CAB का वैल्यू निकाल के देखते हैं क्या आ रहा है। यहाँ पे एक हमारे पास त्रिभुज है, इसकी माध्यिका दिया हुआ मतलब बीच में, तो देखिए यहाँ पे इसका A नाम रखते हैं, इसकी B और ये C और ये है D। यहाँ पे ये दिया हुआ माध्यिका 8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दी हुई है, ये टोटल दिया हुआ है 16, तो ये तो 8 हो गई क्योंकि माध्यिका है तो बीच में काट रही है, 8 निकल गया। अब हमें जो निकालना है, ये D जो है बिंदु BC को क्या कर रहा है, बिंदु BC का मध्य बिंदु है। तो हम लोग लिख सकते हैं इतना कि BD बराबर DC लिखेंगे, यानी कि हम इतना लिख सकते हैं ना कि DC बराबर हाफ ऑफ BC, ठीक है। तो ये टोटल 16 है, ये 8 आ गए, ठीक है। अब इसको हम ले लेते हैं एंगल 1 और इसको बोलते हैं एंगल 2, ठीक। इसका नाम हमने रख दिया एंगल 1 और एंगल 2। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या कि एंगल 1 जो है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल कर देते हैं। क्या होगा, एंगल 1 जो होगा हमारा एंगल 2 के इक्वल नहीं, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल थोड़ी होगा, एंगल 1 और एंगल B इक्वल होगा। कैसे होगा, तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे इक्वल होगा।
तो यहाँ पे हमारे पास एंगल 1 जो हमने वैल्यू रखा है इक्वल एंगल बी, ये हमने इक्वेशन 1 ले लिया। ठीक है, यहाँ से हम लोग करेंगे क्या कि डी सी इक्वल ए डी हमारे पास दिया है कितना, 8 दिया हुआ ही है। ठीक है, तो एंगल 2 इक्वल एंगल सी होगा। यहाँ पे देख रहे हैं साइड इक्वल है इसलिए एंगल इक्वल हुआ है। तीनों एंगल का सम करते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, तीनों का सम कितना होता है 180 होता है। ठीक, यहाँ पे एंगल 1 जो है प्लस एंगल 2 प्लस एंगल बी रख सकते हैं और प्लस एंगल इसको सी रख सकते हैं, इक्वल 180 है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एंगल 1 और एंगल 2, तो 2 एंगल 1 लिख सकते हैं प्लस इसको तो 2 लेंगे तो यहाँ पे एंगल 2 हो जाएगी, यहाँ पे 180। ठीक है, इसमें 2 कॉमन हो जाएगी तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल, ये 2 कट यहाँ पे आ जाएगी कटेगी तो ये 90 हो जाएगी, है ना, कॉमन होगी कट जाएगी। तो हमारे पास क्या है एंगल 1 और एंगल 2 का वैल्यू 90 डिग्री आ गया, यानी एंगल ए जो है हमारा, क्योंकि इसी का ना हम लोग लिए थे एंगल 1 और 2, तो इस दोनों का सम क्या है मतलब एंगल ए है, तो एंगल ए कितना आ गया 90 डिग्री आ गया हमारे पास। तो आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए 90 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यदि किसी बेलनाकार वस्तु के वक्र सतह का क्षेत्रफल दिया हुआ है 616 वर्ग सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात हमें करना है। तो बेलनाकार वस्तु का वक्र सतह का क्षेत्रफल दिया हुआ है हमारे पास, आइए यहाँ पे बना के देखते हैं। हमारे पास क्षेत्रफल दिया हुआ है तो क्षेत्रफल होता है क्या है 2 पाई आर एच इक्वल 616 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम r निकाल लेंगे क्योंकि h का वैल्यू 14 दिया हुआ है, तो रखते हैं r इक्वल 616 बट्टे 2 गुन्ने 22, ऊपर में 7 चल जाएगा और नीचे रह जाएगा आपका 14। ठीक, काटिए 7 2 जा, इसको काटते हैं 3 0 8, फिर इससे काटिए इसको, आपके पास काटिएगा तो जो r की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 7 हो गई। ठीक है, तो हमें r का वैल्यू निकालना था, r की वैल्यू निकल गई, त्रिज्या ज्ञात करना था, आंसर हमारा बन गया ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, 2 छात्र एक परीक्षा में बैठे हैं, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 22 अंक अधिक हासिल किए और उसके अंक उन दोनों अंकों के योग का 55% थे। उन दोनों ने डैश अंक प्राप्त किए, कितना अंक प्राप्त किए, तो आइए देखते हैं कितना अंक उसने प्राप्त किया। हम मानते हैं क्या दूसरा छात्र जो है x प्राप्त करता है, ठीक है, और पहले वाला कितना प्राप्त करता है x प्लस 22, ये पहला वाला का है। ठीक है, और ये जो है दूसरे वाला का है। अकॉर्डिंग टू प्रश्न हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे x प्लस 22 जो होगा ये इक्वल में होगा x प्लस 22 इंटू 55/100 होगा। ठीक, अब आगे कैलकुलेट करते हैं तो x प्लस 22 इक्वल यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 22 इंटू 55/100 रहेगा। ठीक, अब इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो x प्लस 22 और यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 11 इंटू 55/100 रहेगी। ठीक, अब और आगे कैलकुलेट करते हैं तो आगे कैलकुलेट करिए तो x प्लस 22 इक्वल 2 तो रहेगी यहाँ पे। अब इसे हम लोग छोटा कर सकते हैं जो 55/100 है, x प्लस 11, और इसे कर सकते हैं हम लोग 11/20 कर सकते हैं, 5 से काटेंगे तो क्या, अब यहाँ पे बच गया x प्लस 22 इक्वल x प्लस 11 इंटू 11/20। 20 को भी हम लोग काट दिया क्योंकि यहाँ पे 2 कॉमन था, इसको काट दिया तो 10 बच जाएगा, 11/10 बच गया। ठीक है, अब इसे क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, x प्लस 20 10x हो जाएगा ना, मल्टीपल करेंगे तो 10x हो जाएगा, इससे करना है तो 10x प्लस 2200 220 आ गया, इक्वल में आ जाएगा 11x प्लस 121। ठीक है, अब x वाले को एक तरफ लाइए, यहाँ पे 11x माइनस 10x इक्वल 220 माइनस 121 होगी। ठीक है, घटाइए तो कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 99 आ गई। ठीक है,
एक्स की वैल्यू 99 आ गई। तो हमें पता ना था पहले वाले का, पहले वाला कितना था, एक्स प्लस 22 था, तो एक्स की वैल्यू 99 प्लस 22 रखी, आंसर आ जाएगी 121। तो आंसर हमारा कितना बनेगा, 121 और 99, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि ए इक्वल 4 के पावर 5 7 इंटू 7 की पावर 3 तथा b इक्वल 7 के पावर 2 इंटू 4 के पावर 6। तो a इंटू बी का वैल्यू हमें बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू, 4 की वैल्यू 5 दिया है, 4 की पावर 5 है और 7 की पावर 3 है। यहाँ पे 7 की पावर 2 है और 4 की पावर 6 है। तो आइए इसको बना के देखते हैं। a इंटू बी दिया कितना है, तो a का वैल्यू दिया हुआ है आपके पास 4 के पावर 5 गुन्ने 7 के पावर 3 और गुन्ने करना है हमें b का भी वैल्यू दिया है 7 के पावर 2 गुन्ने 4 के पावर 6। तो अब देखिए आपको पता होगा क्या है कि a के पावर m और गुन्ने a के पावर n रहता है, तो क्या करते हैं a के पावर m प्लस n करते हैं ना। तो बस यही फॉर्मूला का यूज यहाँ पे करना है हमें भी। तो यहाँ पे देखिए जैसे 4 के पावर 5 दिया है दोस्तों, यहाँ 4 की पावर 5, ठीक है, यहाँ पे 4 की पावर क्या दिया है वो 6। तो इस दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो 4 के पावर 5 और 6 कितना हो जाएगा 11 गुन्ने 7 दोनों है, तो यहाँ पे 7 और यहाँ 6 और 3 तो कितना हो जाएगा 9, यानी 4 के पावर 11 गुन्ने 7 के पावर 9। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बनेगा, 4 के पावर 5 और 7 के पावर 3 है, 7 के पावर 2 है दोस्तों, यहाँ पे 2 है, 7 के पावर 2 और गुन्ने 4 के पावर 6। तो ये 2 और 3 5 हो जाएगा और 4 और 6 5 और 6 11 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको आना चाहिए आंसर ये। तो आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा। ऑप्शन नंबर बन रहा है 1, राइट आंसर बन जाएगा हमारा 4 के पावर 11 इंटू 7 के पावर 5। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक संख्या दिया हुआ हमारे पास m 25 से विभाज्य है, यदि m प्लस 5 m प्लस 1 को 25 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि m प्लस 5 इंटू m प्लस 1 को कितने से 25 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा। यदि एक संख्या m है जिसको हम लोग 25 से भाग देते हैं, तो आइए इसे हम लोग पहले कैलकुलेट करते हैं कि क्या आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको इससे मल्टीपल, फिर इसको इससे, ठीक है। यहाँ पे आइए मल्टीप्लाई करते हैं और बनाकर देखते हैं। यहाँ पे आपका मल्टीपल कीजिएगा तो m स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 इंटू m प्लस 5 होगा इक्वल m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 5 होगा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं m कॉमन, m प्लस 6 और प्लस 5 रहेगा। चूँकि यहाँ पे m जो है 25 से विभाज्य, अतः m इंटू m प्लस 6 से 25 से विभाज्य होगा, अतः शेषफल हमारे पास क्या आएगा, शेषफल जो होगा हमारे पास 5 आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए होगा 5। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक दुकानदार क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित मूल्य वाली कमीजों पर 35% की छूट देता है। अजय ने 728 रुपये में कमीज खरीदी, उस कमीज का क्रय मूल्य रुपया में क्या था ये हमें बताना है। तो आइए इसका निकाल के देखते हैं। हम लोग मान लेते हैं क्या कि क्रय मूल्य हमारे पास 100 रुपया है, सीपी कॉस्ट प्राइस जो है हमारे पास 100 रुपया। तो आइए इसको बनाकर देखते हैं। जब हमारे पास कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है तो हम अंकित मूल्य बराबर क्या लिखेंगे, मार्क प्राइस इक्वल लिखेंगे क्या कि क्रय मूल्य गुने, क्रय मूल्य तो हमारा x है, गुने हमको लाभ कितना प्रतिशत अधिक दे रहा है 60%, यानी 160 बट्टे 100 गुने ये टोटल कीजिएगा तो कितने आ जाएगा, ये आपके पास 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे ही रन दीजिए 160x बाई 100, ठीक है। इतना हमारे पास आ गया अंकित मूल्य। अब क्या कह रहा है कि 35% की छूट दे रहा है, तो 35% का छूट दे रहा है, किस पे दे रहा है, विक्रय मूल्य पे। तो हमारा विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस बराबर मार्क प्राइस अंकित मूल्य गुने 100 माइनस 35, क्योंकि 35% का छूट देता है, बाई 100 होगी, ठीक। मार्क प्राइस हमारा यहाँ पे देख रहे हैं कि कितना है 160 बट्टे 160x बाई 100 है ना। तो बस इतना रखिए 160x बाई 100 गुन्ने इसको घटाएगा तो कितना आ जाएगा 65 बाई 100, इतना आएगा। तो अब इसे कैलकुलेट करिए, इसे कैलकुलेट करिएगा तो कितनी आ जाएगी
से काटिए, आप काटिएगा तो आएगा 1.04x, ठीक है ना, 1.04x आ जाएगा आपके पास। अब जो है हम अकॉर्डिंग टू प्रश्न देखते हैं कि ये भी हमारा क्या है, ये हमारा MRP है, मार्क प्राइस, ये हमारा सेलिंग प्राइस निकला और कॉस्ट प्राइस हमने x लिया है, ठीक है ना। तो हमारे पास प्रश्न से बोल रहा है कि जो हमारा ये सेलिंग प्राइस है वो यहाँ पे बता रहा है कि कमीज को खरीदा कितने है 728 रुपये में, तो हम इसके इक्वल में रख सकते हैं ना। तो आइए इसको रखते हैं 1.04x इक्वल 728 रुपया, ठीक है। यहाँ पे x का वैल्यू निकालिए तो आपका 728 बाई 1.04 हो जाएगा। सो काटिए, ऊपर में 100 आ जाएगा, से काटिएगा तो आपके पास कितने आ जाएगा 700 उसका क्या था, क्रय मूल्य, क्योंकि एक हमने क्रय मूल्य माना था। तो हमारा ऑप्शन बना ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा बी 700। अगला प्रश्न देखिए कि एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 90% है। अंकित मूल्य पे 1% का छूट देने के बाद लाभ प्रतिशत क्या होगा हमें बताना है। तो आइए हम मान लेते हैं कि अंकित मूल्य हमारा 100 रुपया है। चलिए इसको बना के देखते हैं। अंकित मूल्य हमारा क्या है, मार्क प्राइस जो है हमारे पास 100 रुपया है, ठीक है। अब क्रय मूल्य हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस जो हो जाएगा हमारे पास 90 रुपया। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा हमारा 100 माइनस 1% का छूट दे रहा है तो 99 रुपया हमारा विक्रय मूल्य हो गया। और लाभ कितना हो जाएगा दोस्तों, तो हमारे पास प्रॉफिट जो हो जाएगी, हम बेच रहे हैं इतना में, खरीदे कितना 9 रुपया 90 में, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना 9 रुपया का हो गया। 99 माइनस 90 करिए, 9 रुपया का हमें प्रॉफिट हुआ। हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल होता है प्रॉफिट गुने 100 बाई CP होता है। प्रॉफिट हमें कितना 9 रुपया गुने 100, CP कितना था 90 रुपया, काटी इसको 10 टाइम में इसको काटी, यानी हमारा परसेंटेज जो आया वो कितना परसेंट है 10%। तो ऑप्शन नंबर हमारा बनेगा सी, राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखिए कि एक व्यक्ति किसी अनुपात में 11.10 रुपये प्रति केजी वाली दाल को 15.20 प्रति केजी वाली दाल के साथ मिलाए ताकि मिश्रण की कीमत जो है 13.20 प्रति केजी हो जाए, तो कितने से मिलाएगा मिश्रण को। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं बना करके, आंसर क्या आ रहा है। देखिए हमने जो है पहला था 11.10 प्रति केजी, यहाँ पे देख रहे हैं, फिर एक था 15.20 है पर केजी। अब इसका जो मिश्रण जो बेच रहा है वो कितना का बेच रहा है, मिश्रण जो है आपका 13.20 का है, ठीक है। यहाँ से निकालिए इसका, इसमें से घटाइएगा 15 में से इतना तो कितना आ जाएगा आपके पास 2.0 आएगा, इसमें से इसको घटाइए तो कितनी आ जाएगी आपके पास 2.1 आ गई। तो आपके पास रेशियो क्या आ गया 220 और 21 कह सकते, यहाँ पे हमारे पास 2 है और यहाँ पे 2.1 है, ठीक है ना। तो हमारा 2 है और 2.1 है, तो हमारा जो अनुपात निकला ये क्या निकला दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं ना अनुपात। इस आई अनुपात को हम लोग निकालते हैं, एक आया है 2.0 और एक है 2.1, तो यहाँ डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, यानी 20 अनुपात हमारा 21 आया है, 20 अनुपात हमारा 21 आ गया। तो ऑप्शन नंबर देखिए 20 अनुपात 21, राइट आंसर हमारा इसमें डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए कि 96 लीटर दूध बेचकर एक व्यक्ति को 24 लीटर दूध के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है हमें बताना है। तो हम मान लेते हैं क्या कि 1 लीटर का क्रय मूल्य हमारे पास 100 रुपया है। चलिए आइए बना के देखते हैं। मान लेते हैं हमारा कॉस्ट प्राइस जो है 100 रुपया है और 96 लीटर का क्रय मूल्य जो हो जाएगा कितना होगा 96 रुपया होगा, तो लाभ हमारे पास क्या होगा, लाभ जो होगा 24x होगा। तो हमें परसेंटेज में निकालना है 24x बाई 96, क्योंकि ये हमारा क्रय मूल्य है, गुने 100 करेंगे, x कैंसिल हो जाएगा, 24 है यहाँ पे, काट के देखते कितना टाइम से कटेगा, ये कटेगा आपका 4 टाइम्स में कटेगा, है ना। तो इसको 4 से हम लोग काटेंगे तो 25, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आ रहा है 25% का प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर बनेगा हमारा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, यदि क्रमित युग्म दिया हुआ है क्या x + y और दिया है 0 इक्वल टू
और x माइनस वाई हो तो x का हमें मान निकालना है कि क्या होगा। तो क्रमिक युग्म जो है ये हम रखते हैं, ठीक है, यहीं भी बना के दिखा देते। ये जो है पहले हम लिखेंगे और यहाँ पे देखिए x और y की वैल्यू निकल जाएगी क्या, x प्लस वाई इक्वल हमारा 2 आ जाएगा, ठीक, और x माइनस वाई इक्वल क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ से आप इसको काट सकते हैं, दोनों को जोड़िएगा 2x है यहाँ पे 2, यानी x इक्वल क्या आ जाएगा पास 1। तो x की वैल्यू निकालनी थी, x का वैल्यू आ गया आपके पास 1, आंसर सी। अगला प्रश्न देखिए कि 30 मीटर लंबे 15 मीटर चौड़े 10 मीटर ऊंचे कमरे में अधिकतम लंबे खंबे की लंबाई जो कि कमरे में रखा जा सकता है वो क्या होगा। तो देखिए इतना मीटर लंबा चौड़ा ऊंचाई वाला में अधिकतम लंबाई की रखा जा सकता है। कोई भी ऐसा यदि फिगर बोल रहा है दोस्तों तो यानी उसके विकर्ण के बारे में बोल रहा है, ठीक है ना। इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है तो इसमें बोल रहा है ये वाली सबसे लंबाई यही होगी। तो ये रखने के लिए क्या होगा, ये विकर्ण बोलते हैं, डायगोनल इंग्लिश में बोलेंगे। तो आइए इस डायगोनल को निकालते हैं। डायगोनल का फॉर्मूला पता होगा दोस्तों, नहीं पता है तो देखिए यहाँ पे क्या होता है। लंबाई हमारे पास दे रखा है 30, चौड़ाई भी दे रखा है 15 और हाइट भी दे रखा है 10, ठीक है। अब हमारे पास डायगोनल का फॉर्मूला जो होता है विकर्ण की लंबाई वो होती है √/L² प्लस B² प्लस H², लंबाई की होल स्क्वायर प्लस चौड़ाई की होल स्क्वायर प्लस ऊंचाई की होल स्क्वायर। सभी का वैल्यू दिया है, सभी को रखते हैं, ठीक है। 30 की होल स्क्वायर प्लस 15 की होल स्क्वायर प्लस 10 की होल स्क्वायर, रूट अंडर में रहेगा। सभी का वैल्यू निकालिए, सभी का कितना आ जाएगा 900 होगा इसका, प्लस 225 प्लस 100, सभी को ऐड करते हैं 900 100 1000 और इसे ऐड कीजिएगा तो 1225 आ जाएगी, है ना। ये किसका होता है दोस्तों, यह होता है 35 की होती है रूट अंडर 35 की होल स्क्वायर करिएगा तो 1225 आती है, ठीक है। तो हमारे पास कितना निकले, ये 35 मीटर आ गई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा, यदि cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो तब क्या होगा। तो क्या होगा दोस्तों, cos प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1 है। तो यहाँ पे देखिए ये जो दिया हुआ है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, cos थीटा इक्वल 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता क्या है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे हमारा cos थीटा इक्वल क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन के पावर 4 थीटा इक्वल में हम लिख सकते हैं क्या कि cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1, इतना होगा ना। तो आंसर हमारा क्या बन है कि साइन स्क्वायर प्लस साइन के पावर 4 थीटा इक्वल 1, आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि व्यंजन है हमारा क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल दिया हुआ है a² प्लस b² बाई 2ab तभी संभव है जब a का वैल्यू कैसा होगा। तो आइए देखते हैं a का वैल्यू क्या आ रहा है निकाल करके। तो देखिए यहाँ पे हम रखते हैं कि कॉस स्क्वायर इक्वल में है a² प्लस b² बाई 2ab है हमारा। तो a का वैल्यू यदि हम ऑप्शन बेसिस पे रखते हैं, हम रखते हैं b/2 हमारा ऑप्शन में है, इतना रखते हैं तब क्या होगा। तो आइए इसको रख के देख लेते हैं क्योंकि ऑप्शन बेसिस में ही रख के बनाना होगा इसको दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर थीटा इक्वल क्या रखेंगे a² प्लस 4a² हो जाएगी 4a² बाई 2 इंटू 2a²। तो इसे कैलकुलेट करिएगा तो कितनी आ जाएगी आपके पास 5a² बाई ये कितनी हो जाएगी नीचे 2 2 जा 4a² हो जाएगी, यानी a² कैंसिल, यानी बच गया क्या 5/4 बच गया। तो ये हमारे पास आया cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू। अब जो है a की वैल्यू दूसरा भी रख लेते हैं। यदि a की वैल्यू हम रखते हैं, a की वैल्यू यदि हम b रखते हैं, ठीक है, a की वैल्यू यदि b रखते हैं तब क्या होगा। तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल जो होगा a² प्लस b² प्लस 2ab है हमारा। तो यहाँ पे रखते हैं इसका वैल्यू b, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a² रहेगा और ये हो जाएगा a² इक्वल में हो जाएगा 2a इंटू a हो जाएगा। तो इसे कैलकुलेट करिएगा तो 2a² अब बाई में आ जाएगा 2a², a² से a² कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास बच गया 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया दोस्तों, आंसर जो आ गया हमारे पास a = b। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे
सी हो जाएगा कि cos 20 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री प्लस cos 140 प्लस साइन 90 का हमें मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे सबका जो वैल्यू दिया है रख लेते हैं। यदि आपको यहाँ पे साइन 90 का वैल्यू हमको पता होता है क्या होता है दोस्तों, 1 होता है, तो 1 रख लीजिए, और किसी का वैल्यू तो होता नहीं है, ठीक है ना। तो इससे हम लोग इसका वैल्यू और निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको बनाइएगा, यहाँ पे बना कर दिखाते हैं। इसे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि 2 cos इंटू 100 प्लस 20 होगी बाई 2। आप करिएगा इसको 120/2, मतलब फिर से 60 आ जाएगी ही। फिर cos बाई 100 माइनस 20 बाई 2 होगी, यहाँ पे माइनस 20 है, प्लस में रहेगी आपके पास cos 140 डिग्री, क्योंकि इसका वैल्यू कितना आ चुका है 1 साइन 90 का, इक्वल फिर यहाँ पे करेंगे तो 2 cos 60 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री माइनस cos 40 डिग्री प्लस 1 है। आगे कैलकुलेट करेंगे तो 2 इंटू हाफ ऑफ cos 40 डिग्री माइनस cos 40 डिग्री प्लस 1 रहेगी। तो इसे आप इससे काटिएगा, ये प्लस में है माइनस में कटेगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वल में सिर्फ 1 बच जाएगा। यही ना सिर्फ बच जाएगा, ये तो सब कट गए, तो आंसर हमारे पास बचा 1। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे बनेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, यदि समीकरण सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल 0 के मूल ए अल्फा बीटा हो तो समीकरण जिनके मूल अल्फा इनवर्स 1 और बीटा इनवर्स ए 1 हो तो क्या होगा इसमें। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि क्या होगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास दिया हुआ है क्या कि सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल 0 है, तब मूल क्या है, अल्फा और बीटा है ना। तो आइए यहाँ पे मूल हम लोग निकाल के देखते हैं। हमारे पास ये दिया है सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल 0 है, हमारा मूल जो है क्या दिया हुआ, मूल दिया हुआ अल्फा और बीटा, ठीक है ना। तो आइए अल्फा इक्वल क्या लिखेंगे, अल्फा इक्वल होगा हमारा माइनस डी प्लस रूट अंडर ए का होल स्क्वायर माइनस 4ac रूट अंडर बाई 2c हो जाएगा, ठीक है। ये अल्फा और बीटा इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, माइनस ए माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस 4ac होगा बाई 2c हो जाएगा। तो अल्फा इनवर्स का हमें निकालना है ना, तो ये तो अल्फा और बीटा का निकला, अल्फा इनवर्स का निकालते हैं। तो अल्फा इनवर्स इक्वल हो जाएगा हमारा 1/अल्फा, तो इक्वल में लिखेंगे तो 2c बाई में हो जाएगा हमारा माइनस ए प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस 4ac होगा, है ना। अब बीटा इनवर्स का निकालना है, बीटा इनवर्स यानी इक्वल में 1/बीटा लिख सकते हैं। अब इसका भी सेम वही हो जाएगा, 2c बाई माइनस अल्फा प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। अब हमारे पास अल्फा इनवर्स तथा बीटा इनवर्स के मूल वाले समीकरण जो होंगे वो क्या होंगे, तो देखिए इसके अकॉर्डिंग हमको रखना होगा। तो आइए इसको रख के देखते हैं। ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इनवर्स बीटा प्लस बीटा इनवर्स इंटू एक्स प्लस अल्फा इनवर्स इंटू बीटा इनवर्स इक्वल 0 आएगा, है ना। तब हमारे पास इक्वेशन जो आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2c बाई रूट अंडर माइनस ए रहेगी पहले हमारे पास, माइनस ए प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 2c बाई माइनस ए माइनस रूट अंडर आपकी रहेगी क्या, ए स्क्वायर माइनस 4ac रहेगी, ठीक। इतना हमने कर दिया। अब जो है हमारे पास इसमें और भी प्लस करना है, ये तो एक्स हुई, ये तो इतना अभी निकली, अभी अल्फा इंटू बीटा भी करनी है, ठीक है ना। तो अल्फा इंटू बीटा कीजिए, फिर इसको और मल्टीपल इसको करना है हमें, तो आइए इसको मल्टीपल कर देते हैं। अब प्लस में हमारे पास हो जाएगा 2c बाई माइनस अल्फा प्लस ए स्क्वायर माइनस 4ac इंटू 2c बाई माइनस ए स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल में है हमारे पास 0। तो रखिए, आइए फिर बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए स्क्वायर माइनस 4bc होगा आपके पास, ठीक है।
ये हमारे पास x आ गया प्लस 4, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 4c² बाई a² माइनस a² माइनस 4c इक्वल 0 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, फिर आगे प्रोसेस करिएगा तो आपके पास आएगा x² माइनस 4ac बाई 4bc x प्लस 4c होल स्क्वायर बाई 4bc इक्वल 0 आएगी। ठीक है, अब इसे और कैलकुलेट करते हैं हम लोग तो क्या आ जाएगा x² प्लस a बाई b, क्योंकि यहाँ पे कट जाएगी ये c कट जाएगी है ना, यहाँ पे बच गया x और प्लस बच गया आपके पास c बाई b, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल, एक c से एक c कैंसिल, b से b कैंसिल, तो हमारे पास इक्वल में 0। अब इसे हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे b है तो b का एलसीएम ले लेते हैं, b एलसीएम आ गया तो यहाँ पे बच जाएगा bx² प्लस यहाँ पे बनेगा ax प्लस बनेगा c इक्वल 0। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 आ जाएगा, यानी bx² प्लस ax प्लस c, ये हमारे पास इक्वेशन आना चाहिए। तो आइए देखते हैं, bx² प्लस ax प्लस c इक्वल 0 है कौन सा, bx² प्लस यहाँ पे है bx² प्लस ax प्लस c है ना, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बन रहा है, c बन रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आता है हमारा कि a b c d वित्त समानुपात में हो तब इसका हमें वैल्यू निकालना है, a³ प्लस b³ प्लस c³ बाई b³ प्लस c³ बाई d³ का हमें मान बताना है कि क्या होगा। तो ये निकाल लेते हैं, a b c d क्या है, वित्त अनुपात में हो तो a इक्वल a होगा, a के बराबर a रखते हैं, b इक्वल हम क्या लेते हैं AR ले लेते हैं। ठीक, और हमारा C जो होगा AR की होल स्क्वायर और D जो होगा हमारा AR की होल क्यूब ले लेते हैं। ठीक है, अब इसे हम लोग बनाकर देखते हैं कि आंसर हमारे इसमें से क्या आ रहा है। चलिए इसका बना के देखते हैं, यहाँ पे आएगा a³ प्लस b³ प्लस c³ बाई b³ प्लस c³ प्लस d³ सभी का वैल्यू मैंने बता दी है। आइए इसको रखते हैं, रखिए a³ प्लस AR का होल क्यूब प्लस AR होल स्क्वायर का होल क्यूब बाई a³ r³ AR का होल क्यूब तो a³ और r³ होगा, प्लस यहाँ पे लिखेंगे AR का होल स्क्वायर का क्यूब प्लस AR का होल क्यूब का क्यूब लिखेंगे। अब इसे कैलकुलेट करिएगा तो आपके पास कितनी आ जाएगी, इसे कैलकुलेट करिएगा तो आपके पास आएगी a³ प्लस a³ r³ प्लस a³ r के पावर 6 बाई a³ r³ प्लस a³ r6 प्लस a³ और r9 होगी। अब इसे कैलकुलेट करेंगे आगे तो आएगी a³ कॉमन ले लेते हैं 1 प्लस r³ प्लस r के पावर 6 होगी बाई a³ प्लस r³ इसमें कॉमन हो जाएगा 1 प्लस r³ प्लस r के पावर 6 हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बच जाएगा दोस्तों, a³ तो a³ कैंसिल नहीं होगी क्योंकि प्लस से जुड़ी हुई है, तो इसे कैंसिल नहीं करेंगे हम यहाँ पे कैंसिल है ना, इसको और इसको कैंसिल करेंगे तो बच क्या गया हमारे पास, अब बच गया हमारे पास a³ बाई a³ r³ बच गया। तो यहाँ से a³ काट देंगे तो हमारे पास क्या बच गया, a बाई AR³ तो a बाई d बच गया। इसका वैल्यू था हमारे पास, इसका वैल्यू हमने 1 लिया था और d का वैल्यू लिया था AR का होल क्यूब, तो हमारे पास निकला a बाई d। आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर हमारा B बन गया। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है कि नीचे दी गई आकृति में एक रेखा दो रेखाओं M और N दो विभिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है यदि x बराबर 55 y बराबर 120 है। x बराबर कितना दिया है, 55 डिग्री दिया है। ठीक है, ये 55 और ये दिया है आपका 120। ठीक है, ये 120 दिया है, तो हमें बताना क्या है, m जो है m और n दो बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है और यहाँ पे x और y की वैल्यू बता रखी है। तो हमें निकालना क्या है कि m तथा n समानांतर रेखा है या नहीं है, इसके बारे में हमें बताना है। तो आइए हम निकाल के देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आप देख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन ऐसे दिया हुआ है कि क्या m जो होगा पैरेलल होगा n पर या फिर mn पैरेलल है, ये परपेंडिकुलर है दोस्तों, क्या इस पे लंब है या फिर a और b दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आइए हम देखते हैं ऑप्शन नंबर हमारा क्या आता है। यहाँ पे जो दिया हुआ हमारे पास
ये x इक्वल 55 डिग्री, y इक्वल 120। आपको पता है क्या कि ये जब दो हमारा पैरेलल लाइन होता है, एक ट्रांसवर्सल होती है, तो दोनों के ये जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ये दोनों का सम जो होता है हमारा कितना होता है, 180 का इक्वल होता है ना। तो इस दोनों का सम 180 होना चाहिए, यानी दोनों को ऐड करने पे हमारे पास 180 आना चाहिए। तो क्या आएगा, 7 और 6 नहीं, यहाँ पे हम 55 को ऐड करेंगे तो 571 175 ही आ रही है हमारे पास, तो 180 आ नहीं रही है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि x प्लस वाई इक्वल 120 प्लस 55 इक्वल क्या रहा है, 175। ये हमारा डजंट इक्वल कितना है, 180 का, क्योंकि 180 आना चाहिए x y ऐड करने पे। तो ये हमारा क्या बन रहा है कि m तथा n जो है समानांतर रेखा क्या है, नहीं है, है ना। यदि समानांतर रेखा रहती तो हमारा 180 ही बनता है, यहाँ पे कंफर्म है ना। m तथा n लंबवत भी नहीं है, तो आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, आंसर हमारा डी होगा, ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि दो क्षेत्रों के अनुपात का आयतन का अनुपात दिया हुआ है 8:27। यदि स्मॉल आर और कैपिटल आर क्रमशः गोले का त्रिज्या, तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इज टू स्मॉल आर क्या होगा। तो आइए इसको निकाल के देख लेते हैं कि क्या होगा। दोनों हमारे गोले के आयतन का अनुपात क्या हो जाएगा, ये लिखेंगे r बाई कैपिटल R का होल क्यूब, ठीक है, इक्वल में लिखेंगे 8/27। ये r क्यूब इधर आ जाएगा, क्यूब को इधर ला दीजिए, ये क्यूब यानी 2/3 हो जाएगा, यानी r/r, ये कितना आ गया, 2/3। हमें निकालना क्या है, इस r का वैल्यू 2 और कैपिटल R का वैल्यू 3 आ गया। तो हमें निकालना है कि कैपिटल R माइनस r/r निकालना है। तो इसका वैल्यू कितना है, 3 माइनस 2 बाई इसका 2, इसको घटाइए 1/2। आंसर क्या आ गया, 1:2 आ गया। आंसर हमारे पास जो आया 1:2, ऑप्शन नंबर बना हमारा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न देखिए कि x निर्देशांकों को क्या कहते हैं। x निर्देशांक को क्या कहते हैं दोस्तों, भुज कहते हैं। आंसर बनेगा बी, भुज कहते हैं, है ना। और y वाले को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, ठीक है ना, ऑर्डिनेट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि एक द्विघात बहुपद जिसके मूल का योग क्या दिया हुआ है, 0 शून्य है, तथा एक मूल्य जो है 4 है, तो बहुपद क्या होगा हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल 0, ठीक, और एक दिया है क्या है कि अल्फा का वैल्यू सपोज करिए यहाँ पे 4 दिया है, सपोज क्या इसमें दिया हुआ 4 प्लस बीटा इक्वल 0, तो हमारे पास बीटा का वैल्यू क्या आ गया, -4, ठीक है। हम अल्फा के वैल्यू हमारे पास 4 और बीटा के वैल्यू हमारे पास -4 आ गया, तो हमें बहुपद निकालना है, ठीक है ना। तो बहुपद इक्वल क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। x रखिए माइनस अल्फा बीटा क्या है दिया है हमारा, मूल्यों का योग हम लोग निकालेंगे, माइनस बी बाई ए होता है। तो अल्फा इंटू बीटा हमारे पास मूल्यों का योग 0 दिया है, तो इसमें 0 रखेंगे, और x प्लस हम गुना निकालेंगे क्योंकि हमारे पास a का वैल्यू निकल चुका है 4 और b का वैल्यू -4 निकला है, 16 हो जाएगा, माइनस में 16। तो यहाँ पे इसको रखिए सीधे माइनस में 16, तो हमारे पास क्या आ गया, x², ये तो 0 हो जाएगा, -16, x² -16 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बनेगा हमारा ए। अगला प्रश्न देती है, अगला सेक्शन जो आता है हम लोग का विज्ञान का आता है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है, कौन है इसमें, तो संचारण है। आंसर बनेगा बी, संचारण एक जो है गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है, जबकि उत्सर्जन, पोषण तथा प्रजनन एक क्या है, आवश्यक जीवन प्रक्रिया है। अगला प्रश्न देखिए, क्रियोजेनिक्स एक विज्ञान है जो संबंधित है, किससे संबंधित है, यह संबंधित है निम्न तापमान से। आंसर बनेगा बी, निम्न तापमान से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रतिस्थापित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, बोलिए, ऑप्शन होगा इसका हाइगेंस के द्वारा किया गया था, हाइगेंस, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आता है कि जब किसी पिंड पर कोई स्थिर बल का प्रयोग, जब किसी पिंड पर कोई स्थिर बल का प्रयोग किया जाता है तो यह एक समान डैश से चलेगा, किससे चलेगा, त्वरण से चलेगा, ऑप्शन बनेगा सी हम लोग का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब यह गुजरती है,
कहाँ से होकर गुजरती है? आंसर बनेगा सी, कांच से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न देखिए कि जब 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक जल को गर्म किया जाता है तब जल का आयतन क्या होगा? जल का आयतन क्या होगा? पहले कमता है बाद में बढ़ता है, तो आंसर क्या बनेगा? सी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी दीपक की बत्ती से तेल ऊपर चढ़ता है। किसी दीपक की बत्ती से तेल ऊपर चढ़ता है, किसके कारण चढ़ता है? आंसर बनेगा डी, केशिका क्रिया के कारण, केशिकत्व के कारण बढ़ता है, आंसर डी बनेगा। अगला देखिए, मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण का व्यवहार होता है? कौन सा दर्पण का व्यवहार होता है? उत्तल दर्पण का व्यवहार होता है, आंसर डी बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि तड़ित चालक निर्मित होते हैं। तड़ित चालक जो है निर्मित होते हैं किससे? तांबा से। अगला है पदार्थ का लघुत्तम अंश है। लघुत्तम अंश क्या है? इसका लघुत्तम अंश है क्वार्क, आंसर बनेगा डी, क्वार्क। निम्नलिखित में से सबसे अधिक पारिस्थितिक अनुकूल ईंधन कौन है? कौन है? हाइड्रोजन है, आंसर सी बनेगा। अगला देखिए, भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है हाइड्रोजन को। अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पे कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे, आंसर सी होगा। ईसीजी का प्रयोग डैश व्याधि के निदान के लिए होता है। किसके लिए होता है? मस्तिष्क के लिए, आंसर बनेगा हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है कि रेडियो सक्रियता का आविष्कार करने वाला वैज्ञानिक कौन है? कौन वैज्ञानिक है? वेकवेरल है, आंसर डी बनेगा, वेकवेरल। अगला प्रश्न है, वैद्युतिक इस्त्री में अभ्रक का प्रयोग होता है क्योंकि यह क्या करता है? यह ताप तथा विद्युत दोनों का कुचालक होता है, इसलिए आंसर डी बनेगा। अगला देखिए, किसी ट्यूबलाइट में चोक लगाने का उद्देश्य होता है। चोक लगाने का उद्देश्य क्या होता है? उच्च वोल्टेज को प्रेरित करना, आंसर ए बनेगा। अगला देखिए, जल में सामान्य लवण के घोल में होते हैं, क्या होते हैं? आंसर सी बनेगा, सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला है HCl CH3COOH से अधिक शक्तिशाली अम्ल है क्यों है? क्योंकि यह H+ आयन उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण आयनीय हो जाता है, इसलिए है। तो आंसर बनेगा हमारा इसमें ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे अंदर लिया जाए तो अंधापन आ सकता है? किसको लेने पे अंधापन आ जाएगा? तो आंसर बनेगा हमारा बी, यहाँ पे CH3OH, यानी इसे हम लोग बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल। यह एक जहरीली अल्कोहल है, इसे पीने से अंधापन हो सकती है, तो आंसर बनेगा बी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे जीवित जीवाश्म के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? किसको किया गया है जीवित जीवाश्म के अंतर्गत? साइकस को किया गया है, आंसर बी बनेगा। अगला सेक्शन आता है हमारा सामाजिक विज्ञान का। देखिए, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्सफोर्ड के जीवन पर हमला किया गया था, कहाँ पे किया गया था? आंसर बनेगा ए, मुजफ्फरपुर में किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? तो 1908 ईस्वी में किया गया था। 1908 ईस्वी में किया गया था मुजफ्फरपुर में। अगला देखिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट के सर्वप्रथम भारतीय सदस्य कौन बने थे? कौन बने थे? दादा भाई नौरोजी बने थे, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखिए, सती प्रथा को अवैध घोषित किया था, कौन घोषित किए थे सती प्रथा को? तो लॉर्ड विलियम बैटिंग किए थे, आंसर सी बनेगा। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? हिंद स्वराज के लेखक कौन है? हिंद स्वराज के लेखक इसमें कौन है? आंसर बनेगा बी, MK गांधी। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय ध्वज उत्तोलन करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? प्रथम भारतीय मैडम कामा जी थी, आंसर बनेगा डी। बीकाजी रुस्तम कामा भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी जो जर्मनी के स्टुअर्टगार्ट शहर में 22 अगस्त 1907 ईस्वी में उन्होंने ध्वज लहराया था, भारतीय तिरंगा। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के नायकों का विचारण हुआ था, कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था, आंसर बनेगा बी। अगला देखते हैं, लखनऊ समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे,
आंसर डी होगा। 31 दिसंबर 1916 का लखनऊ अधिवेशन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि 1857 में शुरू होने वाला प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय कौन था? कहाँ पे हुआ था सबसे पहले प्रथम विश्वविद्यालय का स्थापना? 1857 में। तो आंसर बनेगा बी, कोलकाता में हुआ था। दूसरा बंबई में हुआ था, तीसरा मद्रास में हुआ था, और दिल्ली में तो 1922 में हुआ था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? कौन दिए थे? भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। आंसर डी बनेगा। दिल्ली चलो का नारा महत्वपूर्ण आह्वान किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर बनेगा सी, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। अगला देखिए, महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया था? 1917 में किया गया था। आंसर बी बनेगा, 1917, बिहार में। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव ग्रहण किया? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव ग्रहण किस अधिवेशन में हुआ था? तो आंसर बनेगा सी, लाहौर अधिवेशन में हुआ था। आंसर सी बनेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा सर्वप्रथम कब? 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया था, जबकि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? किसने शुरू किया था? विनोबा भावे किए थे। आंसर बनेगा सी, आचार्य विनोबा भावे। कब किए थे? 1951 में, 18 अप्रैल 1951 को। अगला प्रश्न देखिए, बिहार का कितना प्रतिशत क्षेत्र जो है वनों से आच्छादित है? कितना प्रतिशत है? आंसर बनेगा डी, 7.84% है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से किस राज्य में जो है मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? किस राज्य में पाए जाते हैं? कौन से राज्य में पाए जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर बनेगा हमारा पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के सबसे ऊंची शिखर केटू की ऊंचाई कितनी है? केटू का ऊंचाई कितना है? 8,611 मीटर है। आंसर बनेगा बी। अगला देखिए, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? कितना वर्षों का होता है? ऑप्शन नंबर बनेगा हमारा सी, 6 वर्षों का होता है, जबकि 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था 1984 में। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्र संघ ने किस देश को आइलैंड द्वीप समूह से सम्मानित किया था? किस राष्ट्र संघ ने किस देश को आइलैंड द्वीप समूह से सम्मानित किया था? किस देश को सम्मानित किया था? तो आंसर बनेगा सी, फिनलैंड को। अगला प्रश्न देखिए, बिरसा मुंडा ने ईसाई मशीनरियों पर कब हमला किया था? कब किए थे? तो यह किए थे 25 दिसंबर 1899 ईस्वी में किए थे। आंसर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता है, रीजनिंग है। ए के पास ई से ज़्यादा लेकिन बी से कम पैसे हैं, सी के पास डी से ज़्यादा लेकिन ई से कम पैसे हैं, इन सब में सबसे धनी कौन है हमें बताना है। तो सबसे धनी कौन होगा? यहाँ पे देखिए बोल रहा है क्या कि बी से कम है किसका? ए का, और ए से भी कम किसका है? ई का, इससे भी कम किसका है? सी का, और इससे भी कम है डी का। तो हमें निकालना है कि सबसे धनी कौन है, सबसे ज़्यादा किसके पास है? सबसे ज़्यादा यहाँ पे बी के पास है। तो आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं कि किसी विशेष कोड में लिखा हुआ है, इसको ये लिखा गया है, तो उसी कोड में इसको क्या लिखा जाएगा हमें बताना है। तो आइए इसको देख लेते हैं। देखिए ओ से पी आया है ना, या ये 15 पे होता है, पी 16 पे, तो 1 बढ़ा है। सी 3 पे होता है, ये 5 पे 2 बढ़ा है। ये 5 पे होता है, ये 8 पे 3। देखिए सब क्या लगातार बढ़ा, 1 से 2 3 4 5 ऐसे बनाना। तो अभी यहाँ से कीजिए 18 के बाद 19 यानी ऐसा आएगा। यहाँ पे 2 बढ़ाना हमारा 9 के बाद 2 11 पे क्या आता है? के होता है, और भी के बाद 3, 22 3 25 होता है, वाई होना चाहिए। तो एस के वाई से स्टार्ट होना चाहिए, एस के वाई से। ये तो है नहीं, ए ऑप्शन कटेगा। बी में देखिए एस के वाई है, ठीक है, और सी में भी एस के वाई है, और डी में भी एस के वाई है, ठीक है। अब आगे देखिए 3 हो गया, अब यहाँ से 4 भराना है। तो 5 और 4 9 पे क्या आता है दोस्तों? 9 पे होता है आपका आई। तो ये डी तक कट गया, इसमें आई है नहीं, ठीक है। अब आपके पास बच गया बी और सी। चलिए अब यहाँ से आर से हमें 5 बढ़ाना है, तो 5 बढ़ाइए, 18 5 कितना हो जाएगा?
23, तो आपके पास 23 कौन सी है, 23 डब्लू आता है। तो आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा, क्योंकि ये तो 22 पे आता है भी। अगला प्रश्न देखिए, ये दिया है प्लस का अर्थ घटाना, गुना का अर्थ है भाग, भाग का अर्थ है जोड़ना, और माइनस का अर्थ है गुना करना। तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पे जैसे गुना दिया हुआ है हमारे पास, गुना का अर्थ क्या है, भाग, यहाँ पे भाग करिए, ठीक है। माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है गुना, यहाँ पे गुना करिए। प्लस, प्लस का अर्थ क्या है, घटाना, तो यहाँ घटाइए। ये भाग का अर्थ क्या है, हमारा हमारा भाग का अर्थ है जोड़ना, यहाँ पे जोड़िए। तो पहले हमें भाग करेंगे, इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, क्योंकि 12 2 जा 24, एक जीरो तो जीरो, मल्टीपल 6 कीजिए तो कितना आ जाएगा, 120, माइनस इस दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं 29, और इधर प्लस में 42 है, इस 42 को 120 ऐड करिए तो आपके पास आ जाएगा 162, इसमें से 29 को माइनस करिए तो 3, आंसर हमारे लास्ट में 3 आ रहा है, इसमें तो है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 बन रहा है, यानी 133 राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक फोटोग्राफ में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए राजेश कहता है, वह मेरे पिता की इकलौती बेटी है, राजेश उस लड़की से कैसे संबंधित है, हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है क्या कि यहाँ पे एक राजेश है, ठीक है, एक यहाँ पे लड़की है, माइनस और इसे प्लस करते हैं। एक फोटोग्राफ में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए राजेश ने कहता, राजेश इसकी तरफ इशारा करते हुए कहता, वह मेरे पिताजी, यानी इसके पिताजी की इकलौती बेटी, पिताजी की इकलौती बेटी यानी इसकी बहन, तो राजेश उस लड़की से कैसे बहन, आंसर क्या बनेगा, आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा बोल रहा है कि ये लिखा हुआ इसका ये लिखा, ठीक है, तो अगला लेबर का क्या बनेगा। तो देखिए यहाँ पे जो भी वर्ड दिया है ना दोस्तों, बस यहाँ पे जो हमारे सीरीज में आता है, जो अल्फाबेट में आता है, बस उसी को लिख दिया है। देखिए सी के बाद डी ई एफ जी एच ऐसे क्रम वाइज में लिखा है, तो हमें लेबर से भी हमें क्रम वाइज में सबसे पहले क्या आएगा, इसमें सबसे पहले ए आएगा, उसके बाद बी आएगा ना, तो बी रखिए, उसके बाद सी तो है नहीं, डी है नहीं, ई एफ जी एच आई ऐसे ही हमको रखना है। तो ए बी वाले से कौन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से देखिए ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो ऑप्शन बच गया हमारे पास सी, तो राइट आंसर यहाँ पे सीधे सी दिख रहा है। अगला प्रश्न देखिए, अगला दिया है हमारा कथन और निष्कर्ष से, तो आइए हम लोग कथन पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ हमारा, सभी बल्ब ट्यूब है, कुछ बल्ब गिलास है, तो आइए हम लोग बनाते हैं डायग्राम अपना, सभी बल्ब, तो यहाँ पे बल्ब, सभी बल्ब जो है ट्यूब है, ठीक है, ट्यूब है, और कुछ बल्ब जो है हमारा ग्लास है, तो कुछ बल्ब जो है हमारा ग्लास है, ठीक है, हो गया ग्लास। तो अब जो है हम यहाँ पे बना के देखते हैं, निष्कर्ष हमारा निकला, कोई बल्ब ट्यूब नहीं है, कोई जो बल्ब जो है हमारा क्या ट्यूब नहीं है, बिल्कुल है ना, तो ये तो कट गया। दूसरा क्या है कि कुछ ग्लास जो है बल्ब है, कुछ ग्लास जो है हमारा बल्ब है, बिल्कुल सही बोल रहा है, तो हमारा ऑप्शन क्या बन रहा है, राइट आंसर सिर्फ दूसरा निष्कर्ष मैच कर रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं कि उस संख्या का हमें चयन करना है जो श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करती है। तो आइए देखते हैं क्या है, 9 से 10 1 बढ़ा, फिर 10 से 13 मतलब कितना 3 बढ़ा, फिर यहाँ से कितना, यहाँ से 11 बढ़ रहा है, यहाँ से 3, यहाँ से 1, फिर यहाँ से कितना बढ़ रहा है, यहाँ से 13 बढ़ रहा है, फिर यहाँ से कितना बढ़ रहा है 29 बढ़ रहा है, फिर यहाँ से कितना बढ़ रहा है दोस्तों, यहाँ पे 31, तो अगला कितना बढ़ेगा 55, कैसे बढ़ेगा तो आइए बताते हैं। यहाँ से कितना इंक्रीज किया 2, यहाँ से कितना +8 किया, ठीक है, यहाँ से कितना किया +2, फिर यहाँ से कितना +8 16 है ना, फिर यहाँ से कितना किया +2, फिर यहाँ से कितना 24, इसलिए यहाँ पे 55 आया है ना, तो आंसर कितना बनेगा, इसमें 55 ऐड करिए तो 152, राइट आंसर बनेगा हमारा बी। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न के लिए निर्देश दिया गया है कि उम्मीदवार को कम से कम 60% अंक के साथ प्रथम श्रेणी में HSC परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, बी कम से कम 55% अंक के साथ किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री उत्तीर्ण हो, सी में दिया है कि कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा या डिग्री कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट हो, और डी में क्या दिया है, डी में दिया है कि 1/1/2014 को 22 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक होना चाहिए, यदि सभी शर्तें संतुष्ट हैं। लेकिन हमारा पहला दिया है क्या कि ऊपर बी, लेकिन स्नातकोत्तर है तो मामला कार्यकारी निदेशक यानी ईडी को भेजा जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा हमारा है कि ऊपर सी पर लेकिन कोई मुख्य विषय में से एक
के रूप में कंप्यूटर विज्ञान है, मामला उपाध्यक्ष यानी वीपी को भेजा जाएगा। तो प्रश्न हमारा है कि मालती ने एचएससी पास किया है और दोनों तृतीय श्रेणी में स्नातक किया है। इसके पास कंप्यूटर में डिप्लोमा है और उसकी उम्र 24 साल है, लेकिन वह 25,000 रुपये देने को तैयार है। तो आंसर हमारा यहाँ पे बनेगा, यदि उम्मीदवार चयन के लिए पात्र नहीं है तो आंसर बनेगा ए। अगला प्रश्न देखिए कि नीचे दिए गए प्रश्न का दावा कारण सही हमें विकल्प को चुनना है। देखिए क्लर्क बोल रहा है क्या कि मेरी पत्नी ने कहा है कि मैं आपसे पूछूं कि आप मेरा वेतन कब मैनेजर बोल रहा है कि ठीक है, मैं भी अपनी पत्नी से पूछकर बताऊंगा कि तुम्हारा वेतन कब बढ़ाऊंगा। दूसरा है कि श्रीमान जी, क्या आपकी पत्नी ने आपसे ये नहीं कहा कि कुछ काम भी कर लिया करो? तो आंसर क्या बनेगा? केवल कथन एक उपयुक्त होगा, इसमें आंसर बनेगा एक। तो ऐसे हम लोगों ने ये भी सेट कंप्लीट किया। फिर मिलते हैं अगले सेट में, जब तक के लिए धन्यवाद।